हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम करने वाले हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज़ जितने भी पॉसिबल हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको एमसीक्यू में 20 आउट ऑफ 20 लाना है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस है उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल शो नहीं करता। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ये शो करता है, सोनोरस इन नेचर ये भी शो करता है, डलनेस एंड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी शो करता है, क्या शो नहीं होता है, दैट इज डलनेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। सो व्हेन वी ड्रॉ मेटल इनटू थिन वायर, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। ठीक है, उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी, या हिंदी में उसे कहा जाता है तन्यता। जब तार को एक धातु से तार बनाई जा सकती है। मेलेबिलिटी, जब उसको मार मार के हम शीट में चेंज कर सकते हैं। सोनोरसिटी होता है आपका साउंड प्रोडक्शन, और कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। थर्ड इज, एल्यूमिनियम इज़ यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अब आपको पता है एल्यूमिनियम का यूज़ हम खाना बनाने वाले यूटेंसिल्स में करते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण ऐसा कर पाते हैं। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी या हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ इसके देखो, थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए तभी वो कर पाएगा, तो पहला ऑप्शन तो आएगा ही। पहले आप देख लो ऑप्शन पहला किस किस में, 1 2 3। अच्छा, तो ये नहीं है, ये काट दो। अब बचा गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हमको कुकिंग यूटेंसिल्स से कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो सेकंड जिसमें है वो हटा दो, तो ये सेकंड वाला भी हट गया। बचा अब ये दोनों। इसमें देखो डक्टिलिटी, तो डक्टाइल का मतलब होता है उसे वायर ड्रॉ करना। ये प्रॉपर्टी में हमारे यूज़ की नहीं है अगर यूटेंसिल्स बनाने हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें नहीं आएगा। तो पहला, और फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, क्यों, ताकि अगर हम गर्म करें वो मेल्ट ना हो जाए। तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। इसमें से कौन कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब सोडियम तो बहुत जल्दी कर देता है, तो ये आंसर नहीं है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। तो अब इन तीनों में अगर रिएक्टिविटी के हिसाब से देखें हम, तो कैल्शियम कर जाता है आपका, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करता है, एक आयरन ये लेस रिएक्टिव है। इन चारों में लीस्ट रिएक्टिव है आयरन, और इस वजह से आयरन रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। लेकिन अगर अभी हमने पढ़ा आयरन जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आयरन का स्टीम के साथ बहुत देर तक रिएक्शन हो तब वो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ये तो है FeO। अगर आप देखो फेरिक ऑक्साइड होता है Fe3+, ठीक है। तो फेरिक जब भी आए तो Fe3+ में होता है, तो Fe3O4, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और फेरिक ऑक्साइड भी होगा क्या, अब ये तो होगा ही, क्या डी होगा, बताओ, सोचो, क्या आपने पढ़ा है डी के बारे में, तो नहीं। तो डी, ये फेरस ऑक्साइड नहीं होता, ये नहीं बनेगा, सिर्फ फेरिक ऑक्साइड बनेगा इस केस में, जो आपका आयरन के साथ अगर हम स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, इट हैपन्स व्हेन कैल्शियम, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज़ ट्रीटेड विद वाटर। तो कैल्शियम को जब ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, तब इट डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर, इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, it reacts less violently, और bubbles of hydrogen gas formed stick on the surface of the calcium। तो ये तो कंफर्म सही है, क्योंकि जब भी वो रिएक्ट करता है तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्साइड बन जाता है, और वो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक हो जाती है। तो चौथा ऑप्शन देखो किस किस में है, पहला और ये। तो अब ये दोनों में देखो, फर्स्ट है इट डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर, एंड थर्ड ऑप्शन है इट रिएक्ट लेस वायलेंटली। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। अगला है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कि जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। कि कौन सा एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो मेटल है
H2SO4 ये तो बहुत रिएक्टिव है, HCl ये भी बहुत रिएक्टिव है। आपको बोलना हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होगा। अब अगर HNO3 के बारे में पढ़ा है, ये क्या है, ये एसिड तो रिएक्टिव है बट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंगनीज़ और मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी कोई भी मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन ये गैस रिलीज़ करता है तो इसके पास जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा HNO3 या नाइट्रिक एसिड। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द, और ये एक्सेप्शन है, अगर बहुत बार पूछे कि नाइट्रोजन किसके साथ HNO3 देता है तो मैंगनीज़ और मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन गैस देता है, बाकी किसी भी एसिड्स के साथ, बाकी किसी भी मेटल के साथ ये एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया का आपका कॉम्पोजिशन 3:1 होता है, डाइल्यूट HCl और HNO3। ठीक है, 3 रेशियो होता है आपका HCl का कंसनट्रेटेड और 1 रेशियो होता है कंसनट्रेटेड HNO3 का। यहाँ डाइल्यूट है तो ये तो नहीं होगा, डाइल्यूट तो बिल्कुल होता ही नहीं है, कंसनट्रेटेड होता है। बस HCl और HNO3 का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ से याद रख लो, ये HCl और HNO3। ठीक है, तो 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें सिर्फ दोनों का 1 है, तो जिसमें 3 आ रहा है उसका 1 हो जाएगा, जिसका 1 है उसमें 3 आ जाएगा। ये बस रिवर्स कर दो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, HCl का 3 और HNO3 का 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड इनमें से कौन नहीं है, KCl है, CCl4, NaCl। आपको पता है HCl जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, नहीं, ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स के बीच है। ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो 3rd और 4th नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd और 4th, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड्स। कि आयोनिक कंपाउंड्स में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है उनकी, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। अब यहाँ देखो बी और डी ऑप्शन में ही एक आंसर आएगा, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग होता ही है। अब यहाँ सॉलिड स्टेट है, यहाँ है मोल्टन स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, तो इसका आंसर है नहीं, मोल्टन स्टेट में होती है। जैसे आप NaCl की बात करो, ये आयनिक सॉलिड है। नमक की हम बात करते हैं, तो नमक अगर आप सॉलिड लो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, बट अगर आप मोल्टन स्टेज में लो या सॉल्युबल फॉर्म में लो तो कंडक्ट कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। नेचर में अपने प्योर फॉर्म, या नेटिव का मतलब होता है अपने नेचुरल फॉर्म, प्योर फॉर्म में रहती है। तो कॉपर, ऑरम, कॉपर, ऑरम होता है आपका गोल्ड, जिंक, सिल्वर। अब आपको पता है गोल्ड तो होता ही होता है, तो सबसे पहले सेकंड ऑप्शन देख लो किस किस में है। सेकंड इन दोनों में है, ठीक है, ये दोनों तो है ही है, तो अब ये दो ऑप्शन कट गए। अब दूसरा देखो, इसमें है 4th और 3rd। 3rd है आपका जिंक, तो जिंक तो रिएक्टिव है, तो ये नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो ये नहीं आएगा, तो 3rd इसमें नहीं आएगा। तो बचा ऑप्शन कौन सा आपका, सी। तो सिल्वर और गोल्ड, Ag होता है आपका सिल्वर और Au होता है आपका गोल्ड। नेक्स्ट है मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मेटल्स को अलग अलग मेथड से रिफाइन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से किस मेटल को रिफाइन किया जाता है। तो अगर आपने पढ़ा हो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग अगर देखो, ऑरम क्या होता है आपका गोल्ड, तो गोल्ड को किया जाता है, वो तो प्योर फॉर्म में होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो 1 जिसमें है उसको वैसे ही काट दो, ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा, बच्चा सेकंड और थर्ड। अब कॉपर, अब आपको पता है कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड्स के फॉर्म में है होता है, तो उसको हम रिडक्शन कर लेंगे। हमको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका सोडियम एंड पोटेशियम, जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3rd और 4th डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाई रिएक्टिविटी होते हैं ना, रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये इनको हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू ही
उनको रिफ़ाइन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिफ़ाइन करने का क्या मेथड है, तो दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट इज सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। कि सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाती है अगर उनको एयर में ज़्यादा देर रखा जाए। ऐसा क्यों होता है? तो सिल्वर के ऊपर किसकी लेयर आ जाती है? तो सिल्वर के ऊपर सल्फाइड की लेयर आ जाती है और ये बन जाता है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। और ये सिल्वर सल्फाइड के कारण ये कलर आ जाता है। जो सल्फ़र होता है ना, एयर में सल्फ़र गैस प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके ये सिल्वर सल्फाइड बना लेता है और ब्लैक कलर आ जाता है। कॉपर जो है वो कार्बोनेट बना लेता है, तो कॉपर कार्बोनेट किस कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का, ठीक है। कॉपर ग्रीन कलर का होता है कार्बोनेट बनने की वजह से, और जो सिल्वर है वो सल्फाइड की वजह से ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। तो गैल्वेनाइजेशन जहाँ भी आए वहाँ पे सिंपल है। देखो ये जी से याद रख लो। जी से क्या होता है? जिंक। ज और ज से याद रख लो, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक का अगर जो लेयर है उसका किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम थिन लेयर ऑफ जिंक की कोटिंग करते हैं, क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव देन होता है आयरन, तो उस मेथड को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी यूजफुल मटेरियल इन आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज़ मिक्सड विथ। तो आयरन किसके साथ मिक्स करते हैं स्टेनलेस स्टील में? ठीक है, तो अब आपको पता है आयरन जो है, अब स्टेनलेस स्टील किस किस का? आयरन, निकल और क्रोमियम, तीन का मिक्सचर होता है। आयरन, ये जैसे हम कहते हैं Fe, निकल, Ni और क्रोमियम, इन तीनों का मिक्सचर होता है आपका ये स्टेनलेस स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा, आयरन तो है ही, तो निकल एंड क्रोमियम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको ध्यान से कर लो। और ये जो मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स हैं ये अच्छे से आपको चैप्टर में समझाया गया है। ये चैप्टर का अगर वीडियो देखोगे इस चैनल पे है, आपका अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसमें आपको सारे जितने भी ये मेटल एलॉयज़ बने हैं उन सब के बारे में आपको बताया गया है। उसको समझ लो, उससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और एक हमेशा आता है। ये तो स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ये इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है आपका, इफ़ कॉपर इज़ केप्ट ओपन इन द एयर it slowly loses its shining brown surface and gain a green coating. It is due to the formation of, अभी हमने पढ़ा, कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट है, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज़ मरकरी, दैट इज़ Hg, ठीक है। और अगर आपको 30 डिग्री सेल्सियस अगर पूछ लें तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट किसका? गैलियम का और सीजियम का। तो गैलियम अब क्यों रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है? क्योंकि रूम टेम्परेचर को हम एक्चुअल में 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। ये अगर 27 डिग्री सेल्सियस होता तो इसमें गैलियम और सीजियम भी आंसर आ जाता है। बट ओनली मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है दैट इज़ Hg या मर्करी। और ये कितने टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर? 25 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्सन स्टेज। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स से ही हम कर पाएंगे। तो हाईली रिएक्टिव इसमें कौन कौन से हैं? देखो, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर। तो इसमें हाईली रिएक्टिव कॉपर तो है नहीं, तो इसको तो हटा ही दो। कॉपर को हटा दो तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से गायब हो गया, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से गायब हो गया। अब है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आयरन और कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे क्योंकि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? तो एक्सेप्शन में पढ़ाया था आपको कौन सा मेटल लस्ट्रस होता है, दैट इज ऑप्शन आयोडीन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 metals would be displaced from the solution of its salts by 3 metals? तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से सबसे लेस रिएक्टिव आपसे पूछा जा रहा है। तो मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक और कॉपर। तो इसमें सबसे कम रिएक्टिव है आपका सिल्वर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी,
ठीक है। अगर आप इसका ऑर्डर देखना चाहो तो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव होता है जिंक से लेस रिएक्टिव कॉपर से लेस रिएक्टिव सिल्वर। तो सिल्वर को सभी डिस्प्लेस कर देंगे सिल्वर के सॉल्ट से। नेक्स्ट है 2 ml ऑफ ईच कंसनट्रेटेड HCl HNO3 आर मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड एंड कंसनट्रेटेड NO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये तो क्या होता है 3:1 का रेशियो क्या होता है एक्वारेजिया, और उसमें 2 ml HCl और 2 ml HNO3 ऐड किया गया है और लेबल्ड एज ABC, ठीक है। एक में A जिसमें HCl, B ये हो गया, ठीक है, और C में एक्वारेजिया। अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वाज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब, नो चेंज अकर्ड इन टेस्ट ट्यूब A एंड B बट द मेटल गॉट डिजॉल्व इन टेस्ट ट्यूब C, द मेटल कुड भी। तो आपको पता है कौन सा मेटल डिजॉल्व हो जाता है, दैट इज़ गोल्ड। गोल्ड को डिजॉल्व करने के लिए एक्वारेजिया का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ठीक है। AU गोल्ड के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलॉय, व्हाट इज़ एन एलॉय। तो एलॉय is an element, not it is in a compound, it is a homogeneous mixture, it is in a heterogeneous mixture. So it is a mixture, and which type of mixture? Homogeneous mixture. Next is electrolytic cell consist of, electrolytic cells में क्या क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, हाँ ये होता है, नेगेटिवली चार्ज एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, नेगेटिवली चार्ज कैथोड। तो अगर आप देखो तो इसका कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज जिसकी तरफ जाए तो वो होता है आपका कैथोड, और नेगेटिव चार्ज जिसकी तरफ जाए वो होता है एनोड। तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, और नेगेटिवली चार्ज कैथोड, तो 3rd and 4th इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, अगर हम जिंक की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे तो इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। अब कभी भी अगर रिफाइन करोगे तो मेटल कहाँ डिपॉजिट होता है, मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, अभी हमने पढ़ा, मान लो जिंक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, एनोड के ऊपर, क्योंकि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, बताओ, अभी पढ़ा हमने, एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये कभी भी एनोड की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेटल है ना पॉजिटिव चार्ज वाला, ये कैथोड की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डिपॉजिटेड एट कैथोड। मेटल ऑलवेज डिपॉजिट एट कैथोड, ये ध्यान रखना। इसलिए तो एनोड मग क्यों कहते हैं, क्योंकि एनोड की तरफ ही तो आपका इम्प्योरिटीज़ जाती हैं, ठीक है, तो कैथोड में जाता है मेटल। नेक्स्ट है एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। तो नाइफ से कट होने वाला एक एलिमेंट आपको पता है, वैसे तो ऑप्शन देख के आप सोडियम कर सकते हो, बट फिर भी आगे क्वेश्चन पढ़ लो। इट इज़ वेरी रिएक्टिव टू एयर, कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, रिएक्ट विगरसली विद वाटर। इन सब का एक ही आंसर है सोडियम। नेक्स्ट है एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल विद मेटल और नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें से कौन सा ऐसा एलॉय है जिसमें नॉन मेटल एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो इसका आंसर है आपका स्टील। ओनली स्टील एक ऐसा है जिसमें नॉन मेटल्स एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। क्यों, क्योंकि स्टील में कार्बन और आयरन, ठीक है, कार्बन प्लस आयरन का ये होता है, ये ध्यान रखना। स्टेनलेस स्टील अलग है, स्टील अलग है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसका होता है, वो होता है आयरन, क्रोमियम और निकेल का, बट स्टील जो सिर्फ है वो है कार्बन और आयरन का। तो इसलिए ओनली नॉन मेटल जो एक एलॉय में प्रेजेंट होता है दैट इज स्टील। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के लिए इनकरेक्ट है दैट इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डेजलिंग फ्लेम, वाइट फ्लेम, ये सही है। द रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीव करेगा, बिल्कुल। मैग्नीशियम मेटल इसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। लेकिन हॉट और कोल्ड ये इन्हीं में कन्फ्यूज़न आप ध्यान रखना, मैग्नीशियम दोनों के साथ नहीं करता है। तो मैग्नीशियम जो है ऑप्शन आंसर इसी में होगा। तो ये हॉट वाटर के साथ करता है, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो बी इनकरेक्ट है।
चौथा अगर देखो इट रिएक्ट विद स्टीम, तो स्टीम के साथ इजीली कर लेता है, हॉट वाटर के साथ इजीली करता है, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता। यहीं अगर एक कैल्शियम जो है वो हॉट वाटर के साथ, वो स्टीम के साथ करता है जहाँ पे चिपक जाता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मरकरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मरकरी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? स्टेनलेस स्टील अभी हमने पढ़ा नहीं है। एल निको जैसे नाम से अगर मान लो यहाँ भी आए ऑप्शन है एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, एल निको ऐसे ही हो जाता है। शोल्डर, अब शोल्डर से तो नहीं पता चल रहा है, और जिंक एमलगम। तो अब इसमें इसका शोल्डर की अगर आप बात करो, शोल्डर में क्या होता है? तो शोल्डर में भी आपका वो मरकरी नहीं प्रेजेंट होता है। एमलगम जहाँ भी हो, ये ध्यान रखना, एमलगम वर्ड जहाँ भी है वहाँ पर आपका मरकरी ज़रूर होगा, ठीक है। एमलगम में मरकरी होता है आपका। और जैसे गैल्वेनाइजेशन हमने पढ़ा, तो गैल्वेनाइजेशन जहाँ भी पढ़ो आप वहाँ पर जिंक होता है। इसी तरह से एमलगम जहाँ भी पढ़ो वहाँ पर आपका क्या होता है? मरकरी। तो मरकरी और जिंक का जो एलॉय है दैट इज़ कॉल्ड जिंक एमलगम। नेक्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन x एंड y फॉर्म्स z, x लूजेज इलेक्ट्रॉन, y गेन्स इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज शोन बाय z। तो अब x और y के बीच रिएक्शन होता है, आपको पता है। x लूज इलेक्ट्रॉन, तो लूज कौन करता है? मेटल, तो x प्लस बन गया। y गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो y माइनस हो गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय z, हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब z जो है वो x और y से मिलके बनता है, ठीक है। तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा बिल्कुल, क्योंकि ये आयंस के बीच का बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्ड हाई होता है, ब्रेक करना मुश्किल होता है, दैट इज। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट ये सही है। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, तो यही ऑप्शन है कि ये आपका विच इज़ नॉट शोन बाय। तो हाई है तो लो नहीं हो सकता ना, कभी ऐसे ऑप्शंस हो तो दोनों में से कोई एक ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ये कंडक्ट करता है, सॉलिड्स होते हैं, ये भी होते ही हैं। 30th क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x y z आर। x का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28, तो y का 287, z का है 282। तो अब 28 और आपको बताइए 10 हो गया, 287 17 और z आपका 12। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? x इज़ मेटल, क्या x मेटल है? 10 अगर वैसे भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें देखो मेटल किस में होता है? जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स वो दे सके, तो ये ही दे सकता है, तो ये आपका मेटल हो गया 12। और पता है आपको 12 जो है वो होता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो x इज़ अ मेटल, ये आपका सॉरी z इज़ अ मेटल, तो x मेटल है ये गलत है, y मेटल है गलत है, z इज़ नॉन मेटल, z इज़ नॉन मेटल ये भी गलत है। तो z इज़ मेटल ये सही है। और अब नॉन मेटल कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये नॉन मेटल हो जाएगा, तो y इज़ नॉन मेटल, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसका z इज़ नॉन मेटल ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन सही है, y इज़ नॉन मेटल एंड z इज़ मेटल। और x क्या हो जाएगा? तो x अगर आप देखो तो नियॉन, ये भी एक गैस है, ये भी एक नॉन मेटल ही है, लेकिन ये जो लेस रिएक्टिव बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, ओके। नेक्स्ट है आपका ऑल्दो मेटल्स फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसमें आप ध्यान रखो एल्यूमिनियम और जिंक यही दो ऐसे हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट इज जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। एक्सेप्शंस हमेशा याद रखो, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल इज जनरली। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर जो प्लास्टिक की एक कोटिंग होती है इसे हम कहते हैं PVC, ठीक है। तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ लिक्विड। ये भी एक नॉन मेटल लिक्विड के स्टेट में कार्बन नहीं होता, फॉस्फोरस नहीं होता, सल्फर नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है।
इसका आंसर है ब्रोमीन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, इसमें से किस में केमिकल रिएक्शन होगा। MgSO4 Fe, तो Mg मोर रिएक्टिव देन Fe, तो ये नहीं होगा। जिंक प्लस Fe, तो आपको पता है जिंक इज़ लेस रिएक्टिव देन Fe और मोर रिएक्टिव देन Fe, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस Pb, कॉपर प्लस Fe, तो इसमें भी जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन Fe, तो ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम सल्फेट प्लस लेड, तो मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव, तो ये भी नहीं होगा। कॉपर जो है अब यहाँ क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है तो इसीलिए रिएक्ट नहीं किया है। जिंक भी आपका Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है और Mg रिएक्टिव ज़्यादा है किससे, लेड से। बस एक कॉपर जो है, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, दैट्स वाई इट डिस्प्लेसेस आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड दैट इन दिस वे दिस chemical reaction can takes place. This is called displacement reaction. So option number D is the correct answer. अच्छा, आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल है साइंस जीवी के नाम से, उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी को कोई चैनल ढूंढने मुश्किल हो तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा, उसको आप देख लो और वहाँ पे ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो की PDF अगर चाहिए हो, पहले आप कमेंट करोगे सर PDF चाहिए, तभी अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का देखो, सबसे पहले ध्यान रखो एनोड जो होता है वो आपका किस साइड होता है, इसी में आपको ध्यान, ये एनोड कैथोड से ही इसमें आपको कन्फ्यूजन होता होगा, ठीक है। तो एनोड और कैथोड ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले क्या आता है, ए आता है या सी आता है, पहले ए आता है, तो एनोड हमेशा इस तरफ रहता है, ठीक है, और कैथोड हमेशा इस तरफ रहता है। ये चीज़ ध्यान रख दी आपने, ए पहले आता है सी बाद में आता है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपका ए होता है और राइट हैंड साइड पे आपका सी होता है। तो पहले तो ये देख लो एनोड और कैथोड किस किस तरफ है, यहाँ कैथोड इस तरफ है, तो ये तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ कैथोड, ये दोनों गलत हो गया, ये कैथोड इस तरफ है, ये गलत हो गया, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखना, वैसे बाय कन्वेंशनल ये होता है, लेकिन अगर इन्होंने साइन चेंज कर दिया तो भी बहुत बार चेंज आता है। तो एनोड के ऊपर कैसा साइन होता है, एनोड के ऊपर होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज साइन और कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिवली चार्ज साइन। तो अब कैथोड के ऊपर नेगेटिव है तो ये सेल का नेगेटिव पार्ट कैथोड पे जा रहा है, पॉजिटिव पार्ट इधर आ रहा है, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद अब नेगेटिव चार्ज के पास कॉपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से कॉपर डिज़ोल्व हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज कैथोड पे है तो यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये सही है। इस केस में देखो ये कैथोड के पास कॉपर जा रहा है, लेकिन अब यहाँ कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यही वैसे ही गलत हो गया। अब यहाँ कैथोड के ऊपर नेगेटिव था, एनोड के ऊपर पॉजिटिव, तो ये सही है, ये सही दिया है। बट यहाँ पर आपका ये इसके यहाँ से डिज़ोल्व हो रहा है और ये यहाँ पर जा रहा है, और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट और एनोड मग नहीं, तो एनोड हमेशा इस तरफ आता है, तो इसका आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसका किया जाता है, आपको पता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन विच ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, हाईली रिएक्टिव है ना। नेक्स्ट है सिनेबार इज़ एन ओर ऑफ विच मेटल। तो सिनेबार किसका ओर होता है, मरकरी का, ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, सॉलिड KCl, फ्यूज्ड, एल्युमिनियम, आयरन। तो आपको पता है सॉलिड आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये तो मेटल है, ये मेटल है और ये फ्यूज्ड बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन नॉट एन आयोनिक कंपाउंड, सोडियम ऑक्साइड ये बिल्कुल आयोनिक है, मेटल नॉन मेटल, मैग्नीशियम क्लोराइड मेटल नॉन मेटल ये भी है, सोडियम क्लोराइड ये भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये भी कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है CCl4, एक नॉन मेटल ये भी नॉन मेटल, दो नॉन मेटल्स के बीच आयोनिक कंपाउंड कभी नहीं बनेगा। अब है विच मेटल इज़ एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन। आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है वो किस मेटल से रिलेटेड होता है, आयरन से। इसीलिए अगर ब्लड की कमी होती है तो स्कूलों में आपको दी जाता है ना आयरन की टैबलेट्स,
इसी वजह से। तो हीमोग्लोबिन से रिलेशन किसका है? आयरन का। नेक्स्ट है लिक्विड नॉन मेटल इज। लिक्विड नॉन मेटल क्या होता है? तो लिक्विड नॉन मेटल आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। और मेटल लिक्विड में आपका होता है मरकरी Hg। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ब्रास। ब्रास के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो ब्रास का करेक्ट ऑप्शन है आपका, ब्रास किसका? कॉपर और जिंक का अलॉय है, दैट वाई ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आयरन टू सल्फेट FeSO4। तो FeSO4 का कलर क्या होता है? ब्लू? नहीं, ब्लू नहीं होता है, येलो नहीं होता है, ऑरेंज नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन। तो एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनमें से कौन देगा? NaCl विद कॉपर तो नहीं देगा, MgCl2 विद एल्यूमिनियम ये भी नहीं होगा, FeSO4 विद सिल्वर मेटल ये भी नहीं होगा क्योंकि सारे मोर रिएक्टिव है। AgNO3 विद कॉपर बिल्कुल ये दे देगा क्योंकि Ag लेस रिएक्टिव है देन कॉपर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। एक आयरन फ्राइंग पैन को रस्टिंग से बचाने का सुटेबल मेथड क्या है? अप्लाइंग ग्रीज, अप्लाइंग पेट, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ द अबव। तो उसको रस्टिंग से बचाना है तो हम तीनों चीज़ें कर सकते हैं अगर आयरन का है तो ऑल ऑफ द अबव। तो अब लेकिन ये क्या है कि क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो फ्राइंग पैन है तो आपको उसका यूज़ भी करना है, तो दैट्स वाई ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम करेंगे अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है, तो जिंक की कोटिंग कर देंगे तो आपका हम, क्योंकि हमको इसको यूज़ करना है। मान लो आयरन रॉड होती तो आयरन रॉड के ऊपर तो पेंट भी हम लगा देंगे तो भी आपका नहीं होगा। कोई मशीन है आयरन की उसमें हम ग्रीस भी लगा देंगे तो भी रस्ट नहीं होगा। बट यहाँ सिर्फ आयरन नहीं है, आयरन के साथ आयरन फ्राइंग पैन है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फ्राइंग पैन को आपको यूज़ भी करना है, दैट्स वाई उसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग हम लगाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करा? एक कंपाउंड के साथ जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। दिस कंपाउंड ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट है, आपको पता है हाई मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किसका हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। और दिस एलिमेंट इज़ लाइकली टू बी, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट आपका किसका है? और दिस, तो अब कार्बन और सिलिकॉन तो हो नहीं सकते आंसर, ये रिएक्ट करता नहीं। अब आयरन और कैल्शियम में मोर रिएक्टिव कौन है? कैल्शियम, दैट्स वाई इसका आंसर है कैल्शियम। नेक्स्ट है फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन नॉट जिंक बिकॉज जिंक इज कॉस्टलियर, जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव एंड जिंक इज़ लेस रिएक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट्स वाई फूड कैंस को टिन से कोट करते हैं ना कि जिंक से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है जिसमें अगर दोनों सही हैं तो ए, एक्सप्लेनेशन अगर सही है, अगर दोनों सही है एक्सप्लेनेशन गलत है बी, ए सही है आर गलत है सी, ए गलत है आर सही है डी। तो पहला क्वेश्चन है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो बिल्कुल ये हमारा सही है। और क्यों मेटल्स और मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण क्या वो सॉलिड स्टेट में होते हैं? बिल्कुल, ये दोनों रिलेट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड, तो ये सही है, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग किया जाता है और जो कार्बोनेट्स ओर है उसका कैल्सिनेशन करते हैं हम। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, बिल्कुल रोस्टिंग करके पहले हम सल्फाइड ओर को ऑक्साइड्स में लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि ऑक्साइड से उनको ऑब्टेन करना ज़्यादा ईजी होता है। तो ये दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये ए। नेक्स्ट है एनोड मड सेटल एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, तो ये भी आपका सही है। और एनोड मड कंटेंट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, तो ये सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, उसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है, तो ये हमारा गलत है, ये सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये आपका सही है। इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्योंकि एम्फोटेरिक क्यों है? क्योंकि बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर बिकम्स ब्राउन इन कलर व्हेन एक्सपोज टू एयर,
इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड टू सिल्वर बिकम्स ब्राउन व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो ये तो गलत हो गया, सिल्वर हमारा ब्लैक होता है, तो ये गलत है, पहला गलत है तो आगे देखना ही नहीं ना इसका। आगे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, तो ये आपका पहला गलत किस में है, डी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ थे वो इस वीडियो में करा दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कोई किसी क्वेश्चन में डाउट लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो उसको कर लो। हर चैप्टर के एमसीक्यूज़, सॉल्यूशंस, नोट्स सभी इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और इस चैनल को आप तभी फॉलो करना जब आपका टारगेट हो 90+। स्ट्रिक्टली 90+ आपके आने के चांसेस हो जाते हैं अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब साइंस टीवी।